नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप? अच्छे हैं? ठीक है, तो अपन स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है, केमिकल इक्विलिब्रियम में स्टार्ट करते हैं तो इसमें केमिकल इक्विलिब्रियम में अपन इक्विलिब्रियम तो थोड़ा बाद में पढ़ेंगे। पहले अपन क्लासिफिकेशन ऑफ रिएक्शन समझते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट आता है क्लासिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, अब केमिकल रिएक्शन का क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे? पहला, ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ऑन द बेसिस ऑफ हीट। ठीक है, अब हीट के बेस पे सबको पता है रिएक्शन दो टाइप की होती है। ए, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? इनमें क्या होता है? एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। सच प्रोसेस रिक्वायर्स सम एनर्जी। और अगर ये एनर्जी एब्जॉर्ब करेंगे तो इन रिएक्शन में एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? एंथैल्पी चेंज क्या होगा? पॉजिटिव होगा। डेल्टा एच पॉजिटिव होगा। ये एंथैल्पी के रिगार्डिंग अपन सारी बातें थर्मोडायनेमिक्स में डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन में एनर्जी एब्जॉर्ब होती है और डेल्टा एच पॉजिटिव होता है। ठीक है, तो इनके एग्जाम्पल कौन से हो जाएंगे? तो जितनी भी डिसोसिएशन रिएक्शन है, डिसोसिएशन रिएक्शन, बिकॉज डिसोसिएशन रिक्वायर्स एनर्जी। ठीक है, डिसोसिएशन रिएक्शन, तो जैसे लेट सपोज मेरे पास कैल्शियम कार्बोनेट है। जब इसको ब्रेक करेंगे, डिसोसिएट करेंगे, तो डिसोसिएट करने के लिए एनर्जी चाहिए और ये आ जाएगा CO2 गैस। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस। अब इस रिएक्शन में कैल्शियम कार्बोनेट डिसोसिएट हुआ कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 के अंदर। ठीक है ना, तो ये रिएक्शन डिसोसिएशन रिएक्शन है, इसमें एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, तो ये एंडोथर्मिक रिएक्शन हो गई। तो अपन एक बात और क्या बोल सकते हैं? इट मीन्स तो ठीक है, इट मीन्स रिएक्शन इन विच moles of product is more than moles of reactant। जहां प्रोडक्ट में मोल ज्यादा हो इज एंडोथर्मिक रिएक्शन। जहां प्रोडक्ट में मोल ज्यादा बनेंगे, ठीक है, वहां रिएक्टेंट को ब्रेक किया गया होगा और ब्रेक करेंगे तो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, ओके। इसी में सेकंड आता है, बी पार्ट है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी होती है? इनमें हीट क्या होती है? रिलीज होती है। हीट रिलीज होगी मतलब इन प्रोसेस में डेल्टा एच क्या होगा? नेगेटिव होगा। इनका डेल्टा एच नेगेटिव होगा। ठीक है, तो ये ऊपर वाली रिएक्शन की रिवर्स रिएक्शन हो जाएगी। तो इसका मतलब जैसे एसोसिएशन रिएक्शन जो होती है, एसोसिएशन रिएक्शन जिनमें एसोसिएट होता है। ठीक है,
तो एसोसिएट होगा तो इसका मतलब रिएक्टेंट साइड मोल ज़्यादा होंगे, प्रोडक्ट साइड मोल कम होंगे। ठीक है, तो रिएक्शन इन विच मोल्स ऑफ प्रोडक्ट is less than moles of reactant. Moles of product is less than moles of reactant, मतलब रिएक्टेंट साइड मोल ज़्यादा है, अब वो एसोसिएट हुए तो प्रोडक्ट बना। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल के लिए मान लो N2 + 3H2 gives twice of ammonia। अब यहाँ रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम करके देखो, 1 + 3 कितना आ रहा है 4, प्रोडक्ट में कितना है 2। ठीक है, तो 4 से 2 मोल बना, इसका मतलब यहाँ एसोसिएशन हुआ है। एसोसिएशन हुआ है तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा, और इस प्रोसेस का डेल्टा एच कैसा होगा, नेगेटिव होगा। सिंपल। ठीक है, सिमिलरली जैसे लेट सपोज ट्वाइस ऑफ SO2 + O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3, तो यहाँ भी 2 + 1 रिएक्टेंट में 3 मोल है, और प्रोडक्ट का कितना मोल बनेगा 2। तो यहाँ पर भी 3 मोल से 2 मोल बन रहा है, मतलब एसोसिएशन। तो ये कैसी होगी, ये भी एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। अब इसमें एक दो एग्जांपल समझना कि जैसे एक एग्जांपल है H2 + Cl2 ट्वाइस ऑफ HCl। अब हालांकि इस रिएक्शन में रिएक्टेंट साइड में भी 1 + 1 2 मोल है, रिएक्टेंट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम 2 है, और प्रोडक्ट का स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट भी 2 है। इसका मतलब 2 मोल से 2 मोल बनने वाला है। इसका मतलब 2 मोल से 2 मोल बनने वाला है। अब 2 मोल से 2 मोल बनेगा तो यहाँ तो अपन वैसे डिसाइड नहीं कर पाएंगे, लेकिन रिएक्शन को देखने से लग रहा है कि यहाँ हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कंबाइन हो रहे हैं और HCl का फॉर्मेशन कर रहे हैं। तो इसका मतलब कंबाइन हो रहे हैं, मतलब एसोसिएट हो रहे हैं। तो ये रिएक्शन भी कैसी होगी, एक्सोथर्मिक होगी। अब इसमें एक दो थोड़े अच्छे एग्जाम्पल हैं जिन्हें अपन एक्सेप्शन मानकर समझ सकते हैं। जैसे N2 है, N2 + O2 इट गिव्स ट्वाइस ऑफ NO। अब आप देखो यहाँ पर भी रिएक्टेंट साइड में स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का सम 2 है, और प्रोडक्ट का में भी 2 कोफिशिएंट है। तो यहाँ पर भी ठीक है, अपन मोल ना इंक्रीज हो रहे ना डिक्रीज हो रहे, लेकिन रिएक्शन को देखने से क्या लग रहा है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हो रहे हैं, मतलब एसोसिएट हो रहा है और NO बनाएंगे। तो ये रिएक्शन कैसी होनी चाहिए, एसोसिएशन वाली, मतलब एक्सोथर्मिक। बट ये रिएक्शन जो होती है ये एंडोथर्मिक होती है। इस रिएक्शन का डेल्टा एच कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। अब इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न है हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन। देखो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है, रिएक्शन में एटम पार्टिसिपेट करते हैं, और अगर एटम पार्टिसिपेट करते हैं तो इनिशियली अपन को ये नाइट्रोजन का बॉन्ड ब्रेक करना पड़ेगा। अब यहाँ नाइट्रोजन में क्या है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड है। जब ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और यहाँ बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। ठीक है, इधर भी एनर्जी रिक्वायर्ड होगी, और इधर जब ये नाइट्रोजन और ऑक्सीजन आपस में कंबाइन होकर NO बनाएंगे तो उतना स्टेबल बॉन्ड नहीं बनेगा। देखो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक किया, यहाँ डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड होती है, और बाद में उतनी एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। दैट्स वाई ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन, ड्यू टू हाई बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन दिस रिएक्शन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। याद रहेगा आपको। ओके, तो एक तो ये एग्जांपल हो गया। एक एग्जांपल आप और याद रखें, थ्राइस ऑफ O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ O3। ये रिएक्शन भी एक्सो होनी चाहिए, पर ये भी एंडो होती है।
आप इन दोनों रिएक्शन को ध्यान रखना, ऑक्सीजन से ओजोन का फॉर्मेशन और नाइट्रोजन से N2+O2 से NO का फॉर्मेशन। अब यहाँ पर भी समझने के लिए अपन क्या समझ सकते हैं कि यहाँ इनिशियल में कितना बॉन्ड है, 2 बॉन्ड है। यहाँ बॉन्ड ऑर्डर कितना है, 2, जबकि ओजोन में बॉन्ड ऑर्डर कितना है, यहाँ ये पाई बॉन्ड कभी इधर लेफ्ट साइड में बनेगा, कभी राइट साइड में बनेगा, कभी लेफ्ट साइड में बनेगा, कभी राइट साइड में बनेगा। तो यहाँ एक एक बॉन्ड तो कन्फर्म है और एक पाई बॉन्ड दोनों जगह डिवाइड हो रहा है। तो यहाँ बेसिकली बॉन्ड ऑर्डर कितना आ जाएगा, 1 बॉन्ड तो कन्फर्म है और एक पाई बॉन्ड 2 जगह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हर जगह आधा आधा बटेगा। तो यहाँ कितना हो जाएगा बॉन्ड ऑर्डर, 1.5। तो इनिशियल में बॉन्ड ऑर्डर ज़्यादा था, यानी बॉन्ड ब्रेक करने में ज़्यादा एनर्जी रिक्वायर्ड हुई, और बाद में बॉन्ड ऑर्डर कम है तो एनर्जी रिलीज कम होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई ये भी कैसा है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। तो इस तरह से अपन ध्यान रखेंगे, डिसोसिएशन रिएक्शन इन जनरल एंडो होती है, एसोसिएशन रिएक्शन इन जनरल एक्सो होती है। ठीक है, इसके बाद में सेकंड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेट। ऑन द बेसिस ऑफ रेट, अब रेट के बेस पर रिएक्शन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, स्लो रेट रिएक्शन, फास्ट रेट रिएक्शन एंड मॉडरेट रेट रिएक्शन। मॉडरेट रेट रिएक्शन, ठीक है। अब ये जो फैक्टर है ये अपन डिस्कस करेंगे 12th के अंदर। 12th में एक चैप्टर आएगा केमिकल काइनेटिक्स, वहाँ डिस्कस करेंगे, डिस्कस इन 12th क्लास केमिकल काइनेटिक्स। ठीक है, अब थर्ड पार्ट है ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के बेस पे अपन रिएक्शन को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, ए इर्रिवर्सिबल रिएक्शन, इर्रिवर्सिबल रिएक्शन। ये कौन सी रिएक्शन है, सच रिएक्शन occurs or proceed in only one direction, proceeds in only one direction, एक डायरेक्शन में प्रोसीड होगी और उस डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाएगी, एंड completes in that direction, proceeds in single direction, और जिस डायरेक्शन में चलेगी उधर प्रोसीड कंप्लीट हो जाएगी। अब इनके एग्जाम्पल क्या होंगे, इसके एग्जाम्पल जैसे कंबशन रिएक्शन। कंबशन रिएक्शन जैसे अगर मान लो लकड़ी को जला के राख बनाई गई, तो ऐसा प्रोसेस पॉसिबल नहीं कि राख से वापस लकड़ी बन सके। तो कंबशन रिएक्शन जो होती है वो, या जैसे हाइड्रोकार्बन का कंबशन कराते हैं तो वहाँ से CO2 और वाटर बनता है। ठीक है, तो वो रिएक्शन एक ही डायरेक्शन में होती है। सेकंड, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन रिएक्शन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस। ये जो न्यूट्रलाइजेशन है ये भी कैसा होता है, ये भी इरिवर्सिबल नेचर का होता है, एक ही डायरेक्शन में होता है। थर्ड,
gaseous reaction which occurs in open container, या ओपन वेसल। तो अगर गैसियस रिएक्शन है तो वहाँ कंटेनर क्लोज होगा, तभी वहाँ इक्विलिब्रियम आ सकता है, या रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चल सकती है। अगर सिंगल डायरेक्शन है तो, अगर ओपन है तो वो गैसेस बाहर निकल जाएंगी और रिएक्शन एक डायरेक्शन में कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो ये इरिवर्सिबल रिएक्शन है जो एक डायरेक्शन में चलती है। सेकंड आती है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब रिवर्सिबल रिएक्शन कौन सी होती है? सच रिएक्शन प्रोसीड्स इन both forward and backward direction. Both forward and backward direction। ठीक है, और अगर रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती रहेगी तो ऐसी रिएक्शन किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं होगी, क्योंकि जैसे थोड़ा रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना, अब रिएक्टेंट खत्म होने लगा, रिएक्शन में वापस प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बन गया, तो जो रिएक्टेंट कंज्यूम हुआ था वो वापस फॉर्म हो गया। तो ऐसे कोई कंप्लीटली कंज्यूम हो ही नहीं पाएगा, क्योंकि थोड़ी देर में एक बार के लिए कंज्यूम होगा, बाद में फिर फॉर्म हो जाएगा। तो ऐसी रिएक्शन कभी भी कंप्लीट नहीं होती। ठीक है, तो सच रिएक्शन never completes in any direction। किसी भी डायरेक्शन में कंप्लीट नहीं हो सकती। ठीक है, तो जैसे लेट सपोज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन of strong acid plus weak base, weak acid plus strong base, weak acid प्लस वीक बेस। तो ये जो रिएक्शन है जिनमें दोनों, या तो दोनों एसिड और बेस वीक हो या कम से कम एक वीक हो, तो ऐसी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन सिंगल डायरेक्शन में कंप्लीट होती है, सॉरी रिवर्सिबल नेचर की होती है, दोनों डायरेक्शन में चलती है। सेकंड, गैसियस रिएक्शन occurs in closed container। अगर गैसियस रिएक्शन क्लोज कंटेनर में हो रही है तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल हो सकती है। ठीक है, इसके अलावा, ठीक है, तो जैसे बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं इसके, जैसे लेट सपोज PCl5 गैस, PCl3 गैस, Cl2 गैस। अब ये गैसेस रिएक्शन में, तो ये मॉलिक्यूलर रिएक्शन भी रिवर्सिबल नेचर की हो सकती है। तो ये PCl5 ब्रेक हुआ, PCl3 और Cl2 बना, थोड़ी देर में PCl3 और Cl2 वापस कंबाइन होगा और PCl5 बनाएगा। तो ये रिएक्शन दोनों डायरेक्शन में चलती रहेंगी। ठीक है, और जो इरिवर्सिबल रिएक्शन है, इरिवर्सिबल रिएक्शन अपन यहाँ सिंगल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ अपन बात कर सकते हैं सच रिएक्शन आर रिप्रेजेंटेड बाय
represented by single arrow, और ये जो रिएक्शन होगी, such reaction are represented by double arrow. This और this. ठीक है, तो ये इस तरह से अपन ने डायरेक्शन के बेस पे रिएक्शन को क्लासिफाई किया। इसके अलावा और भी क्लासिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे स्पॉन्टेनिटी के बेस पर अगर रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है तो उसका डेल्टा जी नेगेटिव होगा, नॉन स्पॉन्टेनियस है तो डेल्टा जी पॉजिटिव होगा, इस तरह से। चलो अब अपन आगे नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। इसमें एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे बोलते हैं इक्विलिब्रियम। अब इक्विलिब्रियम क्या होता है? इक्विलिब्रियम ये रिवर्सिबल रिएक्शन की एक कंडीशन होती है। इट इज अ कंडीशन in reversible reaction when rate in forward direction becomes equal rate in forward direction becomes equal rate in backward direction. तो जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों डायरेक्शन की रेट इक्वल हो जाएगी तब रिवर्सिबल रिएक्शन में क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। ठीक है, इसका मतलब रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड। जैसे अगर अपन इसे समझने की कोशिश करें, मान लो मेरे पास एक कंटेनर है। इस कंटेनर में पहले मेरे पास यहाँ क्या प्रेजेंट है? लिक्विड H2O लिक्विड प्रेजेंट है। H2O लिक्विड, तो लिक्विड से यहाँ क्या बना? वेपर बनी। तो पहले मेरे पास H2O लिक्विड से H2O गैस बनी। अभी जो गैस बनी ये क्या होगी? कंडेंस होगी, और कंडेंस होकर वापस क्या बनाएगी? लिक्विड बनाएगी। तो इक्विलिब्रियम पर ये रिएक्शन के फॉरवर्ड जाने की रेट, इसका मतलब वेपराइजेशन की रेट, और सेम रिएक्शन के बैकवर्ड डायरेक्शन में आने की रेट मतलब कंडेंसेशन की रेट। वेपराइजेशन की रेट और कंडेंसेशन की रेट दोनों क्या हो जाएगी? इक्वल हो जाएंगी। तो इसका मतलब एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू रेट बैकवर्ड, मतलब रेट वेपराइजेशन becomes equal rate condensation. Rate vaporization becomes equal rate condensation. ठीक है, तो ये ध्यान रखें, जब दोनों डायरेक्शन की रेट इक्वल हो जाएगी तब क्या आ चुका होगा? इक्विलिब्रियम आ चुका होगा। अब आप देखो, इक्विलिब्रियम जो होता है वो दो टाइप का होता है। अच्छा, तो एक बात और है, इक्विलिब्रियम पर फॉरवर्ड की रेट और बैकवर्ड की रेट तो इक्वल हो जाएगी। तो इसका मतलब नेट रेट कितनी होगी? नेट रेट तो 0 होगी। अरे फॉरवर्ड में भी उसी रेट से चल रहा है और बैकवर्ड में भी उसी रेट से आ रहा है, तो ना तो उसकी नेट रेट फॉरवर्ड है ना नेट रेट बैकवर्ड है।
तो उस ऐसे रिएक्शन में नेट रेट कितनी होती है? 0 होती है। अब इक्विलिब्रियम जो होता है, इक्विलिब्रियम इज ऑफ टू टाइप्स। एक होता है पहला केमिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम such equilibrium is present between different molecules जैसे लेट सपोज यहाँ मेरे पास एक एग्जांपल है, ट्वाइस ऑफ SO2 प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ SO3। तो यहाँ जो इक्विलिब्रियम आ रहा है ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच आ रहा है। SO2 अलग मॉलिक्यूल है, O2 अलग मॉलिक्यूल है, SO3 अलग मॉलिक्यूल है। ठीक है ना? जैसे H2 प्लस I2 गिव्स ट्वाइस ऑफ HI। तो ये डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हो गए। एक सेकंड होता है फिजिकल इक्विलिब्रियम। अब फिजिकल इक्विलिब्रियम कौन सा होता है फिर? तो ये जो इक्विलिब्रियम होगा ये सेम सब्सटेंस की या तो डिफरेंट फेजेस के बीच में होगा या डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म के बीच में होगा। मतलब सब्सटेंस अपने पास सेम रहेगा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में, या तो उसकी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगी, ठीक है, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होंगी, या फिर डिफरेंट फिजिकल स्टेट होंगी। तो सच इक्विलिब्रियम को अपन EQ से रिप्रेजेंट करते हैं। Such equilibrium is present either between different phases of same substance or between different allotropic form of same substance। ठीक है? जैसे लेट सपोज इधर मेरे पास कार्बन डायमंड है, ये कन्वर्ट हो रहा है कार्बन ग्रेफाइट में। तो इन दोनों के बीच में ये सेम सब्सटेंस है, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म है। जैसे इधर H2O मेरे पास में सॉलिड है और इधर H2O लिक्विड है, तो सेम सब्सटेंस है, डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स है। ठीक है ना? तो ये क्या है? दिस इज फिजिकल इक्विलिब्रियम। केमिकल इक्विलिब्रियम में तो मॉलिक्यूल्स अलग अलग होंगे और यहाँ मॉलिक्यूल तो सेम होगा दोनों तरफ, लेकिन डिफरेंट फेजेस होंगी या डिफरेंट फिजिकल एलोट्रोपिक फॉर्म होंगे। बहुत अच्छे। ठीक है, तो ये अपन ने इक्विलिब्रियम को डिफाइन किया, इक्विलिब्रियम को। अब यहाँ एक पॉइंट आता है जिसे बोलते हैं नेक्स्ट पॉइंट, लॉ ऑफ मास एक्शन। लॉ ऑफ मास एक्शन, शॉर्ट में इसे बोलते हैं लोमा। और ये दिया किसने था? गुल्डबर्ग
एंड वागे, गोल्डबर्ग एंड वागे, इन साइंटिस्ट ने दिया था। अब पहले अपन एक बार इसकी लैंग्वेज नोट करते हैं, फिर उसके बाद में इसे समझेंगे। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, rate of any reaction is directly proportional to multiplication of active mass of reactant, directly proportional to multiplication of active mass of reactant and stoichiometric coefficient raised to the power of reactant। मतलब जो उनका स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है वो उनकी पावर में चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा? पावर में। सिंपल है। अब देखो ये क्या कह रहा है, ये यूं कह रहा है कि लेट सपोज मेरे पास कोई रिएक्शन है A ऑफ A प्लस B ऑफ B, या अपन सिंपल कर लेते रिएक्शन को, A ऑफ A गिव्स B ऑफ B। अब ये कोई रिएक्शन है, तो भाई किसी भी रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करेगी? रिएक्टेंट पर। अगर रिएक्टेंट धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट स्लो होगी, रिएक्टेंट तेजी से रिएक्ट करेंगे तो प्रोडक्ट फॉर्मेशन की रेट यानी रिएक्शन की रेट फास्ट होगी। अगर वो रिएक्ट नहीं करेंगे तो रेट कितनी आएगी? 0 आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब किसी भी रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी, क्योंकि इनिशियल में तो रिएक्टेंट होंगे ना अपने पास, तो रिएक्शन की रेट रिएक्टेंट पर डिपेंड करती है, रिएक्टेंट पर। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। तो अपन क्या बात कर रहे थे कि किसी भी रिएक्शन की रेट बेसिकली रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी। रिएक्टेंट जल्दी जल्दी रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट जल्दी बनेगा। धीरे धीरे रिएक्ट करेंगे, प्रोडक्ट धीरे बनेगा। नहीं रिएक्ट करेंगे, नहीं बनेगा। तो रिएक्शन की जो रेट है वो रिएक्टेंट के एक्टिव मास के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। अब सबसे पहले यहाँ एक टर्म आई है जिसे बोलते हैं, जो है एक्टिव मास। तो एक्टिव मास क्या होता है? तो एक्टिव मास मे बी कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी और पार्शियल प्रेशर। एक्टिव मास कंसंट्रेशन भी हो सकती है और पार्शियल प्रेशर भी हो सकती है। ठीक है, तो दोनों में से कुछ भी हो सकती है। तो अब अगर अपन बात करें कि कंसंट्रेशन की, तो जैसे कंसंट्रेशन ये क्या होता है? मोलैरिटी। कंसंट्रेशन मतलब मोलैरिटी, और मोलैरिटी क्या होती है? मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है, कंसंट्रेशन यानी मोलैरिटी, और मोलैरिटी होती है मोल बाई वॉल्यूम। इसी तरह से पार्शियल प्रेशर क्या होता है? ये होता है मोल फ्रैक्शन
इनटू टोटल प्रेशर, मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। और मोल फ्रैक्शन क्या होता है? मोल इटसेल्फ अपॉन टोटल मोल इनटू पी टोटल। मोल फ्रैक्शन क्या होता है? खुद का मोल बाई टोटल मोल, मोल इटसेल्फ अपॉन टोटल मोल मल्टीप्लाई बाई पी टोटल। तो इस तरह से अपन कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं या पार्शियल प्रेशर निकाल सकते हैं। चलो अब अपन यहाँ एक बात और करते हैं। जैसे कंसंट्रेशन क्या होता है? मोल बाई वॉल्यूम। मोल क्या होता है? वेट अपॉन मॉलिक्यूलर वेट डिवाइड बाई वॉल्यूम। मास बाई वॉल्यूम क्या हो जाएगी? डेंसिटी। तो ये आ जाएगा डेंसिटी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट, डेंसिटी डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट। अब आप देखो कोई भी सॉलिड हो, कोई भी सॉलिड, उसकी डेंसिटी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। या प्योर लिक्विड जो होता है उसकी डेंसिटी भी क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है। तो सॉलिड या प्योर लिक्विड की डेंसिटी कांस्टेंट और मॉलिक्यूलर वेट तो सबका कांस्टेंट होता ही है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? फॉर एनी सॉलिड and pure liquid, their density and molecular weight remains constant। अगर डेंसिटी कांस्टेंट है, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट है, तो कंसंट्रेशन भी क्या होगी? कांस्टेंट। एंड हेंस their concentration is constant and substance whose concentration is constant, comma, their active mass is assumed to be unity। their active mass is assumed to be unity और 1। ठीक है, ये बात है। कोई भी सॉलिड हो, कोई भी लिक्विड हो, प्योर लिक्विड हो, तो उनका डेंसिटी कांस्टेंट, मॉलिक्यूलर वेट कांस्टेंट, तो ये तो पूरा ही कांस्टेंट हो जाएगा। तो कंसंट्रेशन कांस्टेंट, और जिसकी कंसंट्रेशन कांस्टेंट है उसका एक्टिव मास कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो जैसे अभी अपन ने इक्वेशन क्या लिखी थी? A of A gives B of B। अब समझो इसको। तो फॉरवर्ड डायरेक्ट लोमा क्या कहता है? किसी भी रिएक्शन की रेट किस पर डिपेंड करती है? रिएक्टेंट पर। रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन या पार्शियल प्रेशर के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और जो उनका कोफिशिएंट है वो उसकी पावर में चला जाएगा। तो फॉरवर्ड की रेट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगी ए के, क्योंकि रिएक्टेंट ए ही है यहाँ पर, और इसका कोफिशिएंट इसकी पावर में चला जाएगा। सिमिलरली जो बैकवर्ड डायरेक्शन की रेट है वो बैकवर्ड डायरेक्शन के रिएक्टेंट के प्रोपोर्शनल आएगी, और जब रिएक्शन को बैकवर्ड डायरेक्शन में देखेंगे तो रिएक्टेंट कौन हो जाएगा? बी। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ जाएगा बी के, और इसका कोफिशिएंट बी था तो वो इसकी पावर में चला गया। तो फॉरवर्ड में रिएक्टेंट ए है तो फॉरवर्ड की रेट ए के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, बैकवर्ड में रिएक्टेंट बी है तो बैकवर्ड का रेट बैकवर्ड के रिएक्टेंट यानी बी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और कोफिशिएंट चला गया पावर में। प्रोपोर्शनल हटेगा तो क्या आएगा? कांस्टेंट आएगा। RF इज इक्वल टू KF।
और ये आ जाएगा a की पावर a, और RB इज इक्वल टू KB, और इधर आएगा b की पावर b। ठीक है, अब मुझे एक बात पता है, एट इक्विलिब्रियम रेट फॉरवर्ड इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, रेट बैकवर्ड। तो फॉरवर्ड की रेट तो इसके बराबर है, तो ये क्या आ गया, के फॉरवर्ड इंटू a की पावर a, और RB की जगह मैं ये पुट कर दूंगा, के बैकवर्ड इंटू b की पावर b। ठीक है, अब के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड क्या है, कांस्टेंट है। तो के इस यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं, के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, इसको तो अपन इधर ले आए, और ये जो कंसंट्रेशन है इधर, ये जब उस साइड जाएगी तो डिवाइड में चली जाएगी, तो ये आ जाएगा b की पावर b अपॉन a की पावर a। अब बेटा जी ये जो के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड है, के फॉरवर्ड एंड के बैकवर्ड, ये क्या है, देखो रेट वाली रिएक्शन में आने वाले कांस्टेंट है ये अपन रेट का एक्सप्रेशन लिख रहे थे, इसके इस इक्वेशन में आया है ये कांस्टेंट। तो रेट के एक्सप्रेशन में जो कांस्टेंट आएगा उसे क्या बोलेंगे, रेट कांस्टेंट। तो दीज आर रेट कांस्टेंट ऑफ फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड रिएक्शन, और इन दोनों का जो रेशो होता है के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड, इसे रिप्रेजेंट किया जाता है के इक्विलिब्रियम से। और ये के इक्विलिब्रियम क्या होता है, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, दिस इज इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के फॉरवर्ड और के बैकवर्ड तो रेट कांस्टेंट हो गए, और उनका रेशो क्या हो गया, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के फॉरवर्ड अपॉन के बैकवर्ड को अपन क्या लिख सकते हैं, इसे लिखा जा सकता है के इक्विलिब्रियम, और ये किसके इक्वल है, बी अपॉन ए के इक्वल। बी क्या है उस रिएक्शन में, अपने रिएक्शन है ए से बी, तो बी क्या है, प्रोडक्ट, और ए क्या है, रिएक्टेंट। तो यहाँ ऊपर बी आ रहा है, मतलब ऊपर प्रोडक्ट आ रहा है, और नीचे ए आ रहा है, मतलब नीचे रिएक्टेंट आ रहा है। तो ये होता है कि इक्विलिब्रियम क्या होता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। सिंपल है बिल्कुल। रेट रिएक्टेंट पर डिपेंड करेगी, उनका कोफिशिएंट पावर में चला जाएगा। तो फॉरवर्ड की रेट रेट के फॉरवर्ड के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, बैकवर्ड की रेट बैकवर्ड के रिएक्टेंट के कंसंट्रेशन के प्रोपोर्शनल, प्रोपोर्शनल हटा कांस्टेंट आया, इक्विलिब्रियम पर दोनों को इक्वल किया और सॉल्व किया। तो अपने पास इस तरह से ये आ गया कि इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अब ये जो के इक्विलिब्रियम होता है, इसे अपन दो तरह से डिफाइन करते हैं। इसे एक तो डिफाइन करते हैं अपन इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन, और एक डिफाइन करते हैं इन टर्म्स ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो कंसंट्रेशन के टर्म्स में के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, KC बन जाएगा, और यह आ जाएगा प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। और पार्शियल प्रेशर के टर्म्स में के इक्विलिब्रियम क्या बन जाएगा, KP बन जाएगा। यह आ जाएगा प्रोडक्ट का पार्शियल प्रेशर प्रोडक्ट अपॉन प्रेशर
रिएक्टेंट। तो ये केसी के बराबर होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, केपी के बराबर होगा प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो केपी में प्रेशर आएगा, केसी में कंसंट्रेशन आएगी। ठीक है, तो इस तरह से अपन दो तरह से डिफाइन कर सकते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को। ठीक है ना। अब यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट आता है रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ये जो अपन ने केपी और केसी डिसाइड किया, इनमें रिलेशन कैसे आएगा। तो अब इनमें रिलेशन डिसाइड करते हैं, रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी। ठीक है, हाँ जी। चलो अभी के लिए काफ़ी है इतना, बाकी अपन थोड़ा बाद में करते हैं। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते हैं बाकी। थोड़ा इसका रिवाइज करेंगे और थोड़ा उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हाँ जी बेटा। तो लास्ट टर्म पे अपन क्या पढ़ रहे थे? लास्ट टर्म पे अपन ने जस्ट डिस्कस किया था लॉ ऑफ मास एक्शन, और उससे अपन ने प्रूव किया था कि इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होता है वो प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट होता है। और प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट, ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को अपन ने दो तरह से डिफाइन किया था, एक केसी, एक प्रेशर के टर्म्स में केपी और कंसंट्रेशन के टर्म्स में केसी। अब आज अपन डिस्कस करते हैं इन दोनों में रिलेशन। तो ये मेरे पास लेट सपोज ये कोई रिएक्शन है, ए ऑफ ए बी ऑफ बी। अगर इस रिएक्शन का मैं केसी डिफाइन करूं तो क्या आ जाएगा? प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, और जो उनका कोफिशिएंट है वो चला जाएगा उनकी पावर में। अगर मैं इसका डिफाइन करूं केपी तो आ जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ प्रोडक्ट अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ रिएक्टेंट, और जो उनका कोफिशिएंट है वो पावर में चला जाएगा। ठीक है, अब अपने को सबको पता है आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इक्वल टू एन आर टी। अगर वी का डिवाइड किया गया तो ये आ जाएगा पी इक्वल टू मोल बाई वॉल्यूम इंटू आर टी। मोल बाई वॉल्यूम क्या होता है? कंसंट्रेशन। तो यहाँ से पी बराबर क्या आ जाएगा? सी आर टी। पी बराबर आ जाएगा सी आर टी। अब अगर अपन ए की कंसंट्रेशन पुट करेंगे तो पार्शियल प्रेशर ए का आएगा, बी की कंसंट्रेशन पुट करोगे तो पार्शियल प्रेशर बी का आएगा। तो अगर ए की कंसंट्रेशन रखा तो पार्शियल प्रेशर ए, और कंसंट्रेशन को अपन सी ए से भी शो कर सकते हैं और बॉक्स में ए से भी शो कर सकते हैं। तो ये तो आ गया पार्शियल प्रेशर ऑफ ए। सिमिलरली पार्शियल प्रेशर ऑफ बी क्या आ जाएगा? कंसंट्रेशन ऑफ सी बी इंटू आर टी, और बी की कंसंट्रेशन को बॉक्स से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, तो पी बी आ जाएगा बी आर टी। अब ये पी ए और पी बी, इन दोनों को मैं के पी के फॉर्मूले में पुट कर दूँ, इस फॉर्मूले में पुट कर दूँ मैं, तो के पी इज इक्वल टू क्या आ जाएगा? के पी इज इक्वल टू आ जाएगा, पी बी की जगह आ जाएगा बी आर टी की पावर बी, और पी ए की जगह आ जाएगा ए आर टी की पावर ए। तो आर टी को बाहर निकालो तो आ जाएगा बी की पावर बी, और आ जाएगा ए की पावर ए। ऊपर बचेगा आर टी की पावर बी, नीचे बचेगा आर टी की पावर ए। ये बी अपॉन ए क्या है? ये अभी अपन ने के सी डिफाइन किया है इसे, तो ये ब्रैकेट तो बन जाएगा के सी। तो ये आ जाएगा के पी इज इक्वल टू के सी, ये ए ऊपर चला जाएगा, माइनस ए बन आर टी की पावर माइनस ए बनेगा, और बेस सेम होगी तो पावर ऐड हो जाएगी, तो वो आ जाएगा बी माइनस ए। अब अगर आप बी माइनस ए देखो तो बी माइनस ए क्या है? एक टर्म होती है जिसे बोलते हैं डेल्टा एन जी, समेशन ऑफ स्टोइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट
या अपन इसको ऐसे बोल सकते हैं, समेशन ऑफ मोल प्रोडक्ट गैसियस माइनस समेशन मोल रिएक्टेंट गैसियस। अगर मुझे प्रोडक्ट और रिएक्टेंट के मोल्स गिवन होंगे तो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। और वरना अपन स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट को ही मोल मानकर उसके अकॉर्डिंग डेल्टा एन जी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर आप उस रिएक्शन में देखो, इस रिएक्शन में प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट कितना है बी, तो और रिएक्टेंट का कितना है ए। तो ये प्रोडक्ट का स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट आ गया बी, रिएक्टेंट का आ गया ए। ध्यान रखना केवल गैसियस मोल ही काउंट करने हैं, मतलब गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट ही काउंट करने हैं। तो बी माइनस ए क्या आ गया, बेसिकली डेल्टा एन जी, ठीक है। देखो डेल्टा का मतलब होता है चेंज, चेंज मतलब फाइनल माइनस इनिशियल, रिएक्शन में फाइनल होता है प्रोडक्ट और इनिशियल होता है रिएक्टेंट, इसलिए अपन ने डेल्टा एन जी में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट किया है। तो इस इक्वेशन को अपन और क्या लिख सकते हैं, अब आ जाएगा क्या, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर बी माइनस ए, और बी माइनस ए को अपन क्या लिखेंगे, डेल्टा एन जी लिख सकते हैं। बी माइनस ए को क्या लिखा जा सकता है, डेल्टा एन जी लिखा जा सकता है। तो ये रिलेशन आया अपने पास इन दोनों में, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ अपन कुछ केसेस बना सकते हैं। केस 1, व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू 0, अगर डेल्टा एन जी 0 होगा तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर 0, और किसी की पावर 0 कितना होता है, 1 होता है। तो यहाँ आ जाएगा के पी इक्वल टू के सी। सेकेंड, व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू पॉजिटिव, अगर डेल्टा एन जी पॉजिटिव है तो के सी इंटू आर टी की पावर डेल्टा एन जी, इसका मतलब के सी में आर टी की पावर डेल्टा एन जी मल्टीप्लाई होगा, और मल्टीप्लिकेशन से वैल्यू बढ़ जाएगी, तो के पी जो आएगा वो क्या आएगा, ज़्यादा आएगा के सी से। थर्ड, व्हेन डेल्टा एन जी इज इक्वल टू नेगेटिव, जब डेल्टा एन जी नेगेटिव होगा तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर नेगेटिव, जब ये नेगेटिव पावर नीचे जाएगी तो क्या बनेगी, पॉजिटिव। इसका मतलब के पी इक्वल टू के सी अपॉन आर टी की पावर पॉजिटिव आएगा। तो अब यहाँ के सी में आर टी का डिवाइड होगा, और डिवाइड होने से वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो अब जो फाइनली के पी आएगा वो आएगा के सी से कम आएगा। इस तरह से अपन डिसाइड कर सकते हैं कि के पी ज़्यादा है या के सी ज़्यादा है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे एक रिएक्शन है, PCl5 कन्वर्ट्स इनटू PCl3 प्लस Cl2। मुझसे अब देखो इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना आएगा, प्रोडक्ट का गैसियस मोल 1 + 1 2 माइनस रिएक्टेंट 1, तो 2 - 1 कितना आएगा, 1। तो के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी, और डेल्टा एन जी की वैल्यू कितनी आ रही है, 1। तो के सी में आर टी से मल्टीप्लाई करोगे तो जो के पी आएगा वो ज़्यादा आएगा के सी से। जैसे लेट सपोज ये इस तरह की रिएक्शन होती, 3A गैस प्लस B सॉलिड C लिक्विड 2C लिक्विड प्लस D गैस। तो सबसे पहले इस रिएक्शन का डेल्टा एन जी डिफाइन करते हैं। प्रोडक्ट का गैसियस मोल या गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट वो तो केवल D है, वो तो 1 आएगा, माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल वो कितना आएगा, 3। यहाँ A और B को काउंट नहीं, A और C को काउंट, B और C को काउंट नहीं करेंगे बेटा, क्योंकि B और C गैसियस नहीं है, तो केवल गैस काउंट करना है। तो प्रोडक्ट का गैसियस स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट माइनस रिएक्टेंट का गैसियस मोल, तो ये कितना आएगा, दिस इज -2। तो यहाँ क्या आएगा, के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2, तो आएगा के सी अपॉन
आर टी का स्क्वायर। अब के सी में कुछ डिवाइड करोगे तब के पी आएगा ना, तो के पी क्या आएगा यहाँ पर, कम आ जाएगा के सी से। सिंपल है। हाँ, अपन एक बात और बोल सकते हैं यहाँ, एक बात और बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं बेटा, कि फोर्थ, इफ टेम्परेचर इज इक्वल टू 1/r, तो अब यहाँ पुट कर लो के पी इज इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। अगर आप टेम्परेचर की जगह 1/r पुट कर दें, टेम्परेचर की जगह अपन 1/r पुट कर दें, तो आर से आर कैंसिल आउट हो गया। तो यहाँ क्या बचेगा, 1 की पावर डेल्टा एन जी। डेल्टा एन जी कुछ भी हो, 1 की पावर, तो 1 की पावर कुछ भी हो 1 ही आता है। तो यहाँ पर भी इक्वेशन क्या आ जाएगी, के पी इक्वल टू के सी आ जाएगी। ठीक है, के पी इक्वल टू के सी। तो इस तरह से अपन डिफाइन कर सकते हैं। हाँ, अब अगर आपको आर की वैल्यूज़ नहीं पता तो मैं आर की वैल्यूज़ आपको बता देता हूँ। तो आर की वैल्यू अगर अपन बात करें, अगर आर की वैल्यू की बात करें तो मेरे पास आर की 3 वैल्यूज़ होती है। आर होता है 0.0821 या 1/12 लीटर एटीएम केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। अगर लीटर एटीएम में चाहिए तो आर की वैल्यू ये आती है। ठीक है, इसके अलावा आर की 2 वैल्यू और होती है, 8.314 जूल केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। ठीक है, और इसके अलावा आर की एक वैल्यू और होती है 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। तो यहाँ जाएगा 2 कैलोरी केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। इस जगह अपन यहाँ क्या यूज़ करेंगे, के पी के सी में यहाँ के सी आ रहा है, मतलब कंसनट्रेशन है मोल बाई वॉल्यूम। ठीक है, तो वॉल्यूम यहाँ लीटर में आएगा, प्रेशर एटीएम में आएगा, तो यहाँ अपन ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। परफेक्ट। ठीक है, अब जैसे लेट सपोज ये अपने पास के पी और के सी में रिलेशन आ गया। अगर अपन यहाँ एक क्वेश्चन और सोल्व करें, तो लेट सपोज एक क्वेश्चन है अपने पास, द क्वेश्चन इज log kp is equal to log kc minus 2 log rt. This expression is correct for which reaction? यह एक्सप्रेशन किस रिएक्शन के लिए सही है? पहला ऑप्शन है N2 plus 3H2 gives twice of ammonia. Second, twice of ammonia gives N2 plus 3H2. Third, twice of HI gives H2 plus I2. और फोर्थ, PCl5 gives PCl3 plus Cl2। इनमें से किसके लिए सही है? तो अपन उस एक्सप्रेशन को थोड़ा सोल्व करते हैं। अगर एक्सप्रेशन को सोल्व करें तो log Kp इज इक्वल टू log Kc माइनस 2 log
आर टी। मैं एक काम करूं, ये जो log में क्या होता है, log की एक प्रॉपर्टी होती है log x की पावर y, तो ये y कहाँ आ सकता है, ये y आगे आ सकता है, तो दिस बिकम्स y log x। तो अगर पावर में है तो आगे आ सकता है, और अगर आगे हो तो पावर में जा सकता है। तो ये आ जाएगा log के सी माइनस log आर टी का स्क्वायर, माइनस log आर टी का स्क्वायर। log ए माइनस log बी क्या होता है, log ए अपॉन बी होता है, log ए अपॉन बी। अब दोनों साइड log से log हट जाएगा तो क्या बनेगा, के पी इक्वल टू के सी अपॉन आर टी का स्क्वायर। तो ये बनेगा के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर -2। और आपके पास रिलेशन क्या है, के पी इक्वल टू के सी आर टी की पावर डेल्टा एन जी। आप दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लो, इसका मतलब डेल्टा एन जी क्या आ रहा है, -2। तो वो ऑप्शन सही होगा जिसमें डेल्टा एन जी -2 आ रहा होगा। तो इस फर्स्ट रिएक्शन में डेल्टा एन जी कितना आएगा, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट का कोफिशिएंट है 2, रिएक्टेंट का 1 + 3 4, तो ये आएगा -2। सेकेंड का डेल्टा एन जी आ जाएगा 4 - 2 मतलब 2। थर्ड का डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, 2 - 2 = 0। और फोर्थ का डेल्टा एन जी कितना आ जाएगा, 2 - 1 = 1। ठीक है, तो अपने अकॉर्डिंग डेल्टा एन जी -2 आना चाहिए। वो किस ऑप्शन में है, फर्स्ट ऑप्शन में। ठीक है, तो अपना आंसर सही आ जाएगा फर्स्ट। तो आप यहाँ तक ट्राई करें इसकी। ठीक है, दोनों लेक्चर को रिवाइज करो, बाकी अपन नेक्स्ट टाइम पे डिस्कस करेंगे। मॉड्यूल से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना। थैंक यू।